नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग एकदम सकुशल है और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और जो है बहुत आगे चलते हुए जो है आप अपनी पढ़ाई को आगे तक लेकर जा रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, तो इसी कड़ी के अंतर्गत देखिए होली का खुमार अब तो उतर ही चुका होगा, ठीक है। और इस सीरीज के अंतिम पड़ाव के अंदर मैं आ चुका हूं, क्योंकि आज छुट्टी का भी अंतिम दिन है। कल से आपकी जो है रेगुलर क्लासेस वगैरह जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है। आज अंतिम दिन है छुट्टी का, तो बिल्कुल अब खुमारी उतार लीजिए, छुट्टियों की खुमारी उतार लीजिए और आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। अब जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसी कड़ी के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो है यहाँ पर सामान्य अध्ययन के विभिन्न प्रकार के तथ्य पढ़ रहे हैं और सामान्य अध्ययन के विभिन्न प्रकार के तथ्य पढ़ते हुए उन तथ्यों में से कई सारे फैक्ट निकालकर हम देख रहे हैं, ताकि हम जो है आने वाले एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा कर पाएँ। आप लोगों को पता ही है, कई बार आपने जो है कक्षाएं देखी होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है हम एक एक प्रश्न में से जो है पूरे प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। हर प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं, जिससे अच्छे से अच्छी तरीके से आप प्रत्येक फैक्ट को पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए और आगे देख पाए। तो इसी कड़ी के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण तथ्य भाग 4। कौन सा? सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण तथ्य भाग 4, ठीक है। इससे पहले आपने देखा है कि किस प्रकार से हमने 3 भागों के अंदर जो है एक एक चीज को देखा, 10-10 तथ्यों को हमने देखा और कई सारे तथ्य जो है उन 10 तथ्यों में से हमने निकाले। ओके, तो देखिए उत्तराखंड राज्य, ठीक है। पहले इसकी कुछ जमीन जो थी वो हमारे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थी। उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से अलग होकर जो है सन 2000 में एक राज्य हुआ उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी लोकसभा सीट्स इन उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के अंदर जब हम देखें तो लोकसभा की सीटें हैं 5। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5। और उत्तराखंड के अंदर बाई चांस अगर पूछ लिया जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो उत्तराखंड के अंदर राज्यसभा की सीटें हैं 3। तो लोकसभा की सीटें तो हो जाएगी 5 और राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यूपी के संदर्भ के अंदर पूछा जाए तो यूपी के अंदर लोकसभा, यूपी के अंदर जब हम देखें तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य ही कौन सा है? यूपी। लोकसभा के अंदर है 80। राज्यसभा के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो राज्यसभा की सीटें हैं 31। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। राज्यसभा की सीटें हैं 31, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की, तो विधानसभा की सीटें जो है वो है 403। और विधान परिषद की अगर आपको पूछा जाए तो विधान परिषद की है 100। विधान परिषद की कितनी है? 100 है। तो ये तो सारी बात हमने कौन सी संदर्भ में की? ये सारी बातें हमने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में की। लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट आपको पूछा गया है वो उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया। किसके संदर्भ में पूछा गया? उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया है। तो आप लोगों को उस बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। फिर देखिए संसद भवन, संसद भवन के डिजाइनर आर्किटेक्ट कौन थे? डिजाइन आर्किटेक्ट कौन थे? तो देखिएगा 1 अप्रैल 1912 को नई दिल्ली विधिवत राजधानी बनी, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को नई दिल्ली जो है विधिवत राजधानी बनी, ठीक है। नई दिल्ली जो है यह विधिवत राजधानी बनी, ठीक है। और जब नई दिल्ली विधिवत राजधानी बन गई तो संसद भवन बनाया गया था सचिव भवन के रूप में।
किस भवन के रूप में? सचिव भवन के रूप में बनाया गया था। 1921 के अंदर इसका निर्माण शुरू हुआ और 6 साल का वक्त लगा। कितने साल का वक्त लगा था? 6 साल का वक्त लगा था। 1927 तक ये जो चला, कब तक चला? 1927 तक चला था सचिव भवन, ठीक है, 1927 तक चला। और नई दिल्ली के नई रूपरेखा रखने का जो जिम्मा दिया गया था वो दिया गया था 2 वास्तुकार थे। एक का नाम था एडविन ल्यूटियंस। एक का नाम क्या था? एडविन ल्यूटियंस व हर्बर्ट ब्रेकर। दूसरे का नाम क्या था? हर्बर्ट ब्रेकर, ठीक है। एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर दूसरे का नाम था, ठीक है। तो इसके डिजाइनर, संसद भवन देख लो, राष्ट्रपति भवन देख लो, ठीक है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है। फिर जब हम बात करते हैं कि जैसे संसद भवन हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन हो जाएगा, ठीक है, और भी जब हम देख रहे हैं तो इंडिया गेट की डिजाइन भी इन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है। तो ये ऐसे कौन से व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ, यूएसएसआर, सोवियत संघ, यूएसएसआर, वर्तमान में इसे कहा जाता है रूस में राजदूत रहे थे, भारत के राजदूत रहे थे। तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन, कौन? एस राधाकृष्णन जो थे वह यूएसएसआर के अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वह यूएसएसआर के अंदर, जो पहले राष्ट्रपति है ये यूएसएसआर के अंदर भारत के राजदूत के रूप में भी रहे थे। ओके, तो आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, आज अंतिम दिन है। उत्कर्ष ऐप के ऊपर एक भारी डिस्काउंट चल रहा है। आईएएस, लेखपाल, कांस्टेबल, वीडीओ, सुपर टैट, एसएससी, बैंक, पीओ, क्लार्क, ये जो भी आप एग्जाम देना चाहे तो उनके कोर्सेज के ऊपर भारी छूट चल रही है। इन सभी कोर्सेज के ऊपर भारी छूट चल रही है और इन छूट के माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो भैया लास्ट अंतिम मौका है आज, ठीक है। आज आप जैसा कि यहां पर देख रहे हो 16 से 20 मार्च, कब से कब तक? 16 से 20 मार्च का यह मौका है। तो मौका हाथ से जाने ना पाए, ये मौका जो है हाथ से जाने ना पाए, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। तो जल्दी से जो है आप जो है अपना कोर्स जो है वहां पर सुनिश्चित कर लीजिए। ओके डियर, ठीक है। 90% डिस्काउंट है। कितना? 90% डिस्काउंट है। साथ ही नीट, जेई है, क्लैट है, ठीक है। स्कूली शिक्षा के अंदर भी सीबीएसई में क्लास 6 to 12 है, ठीक है। स्कूली शिक्षा के भी कई सारे कोर्सेज जो है वो उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल है। ओके, अगला फैक्ट, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है मैसूर, चन्नापट्टनम, ठीक है। मैसूर, कर्नाटक के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। कहां पर? मैसूर, कर्नाटक के अंदर एक जगह है चन्नपट्टना, चन्नापट्टनम भी कहा जाता है और उसे चन्नपट्टना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चन्नपट्टना। और वहीं पर मैसूर, कर्नाटक के अंदर ही चन्नपट्टना में 1961 में इसे स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1961 में स्थापित किया गया था। 1961 में स्थापित। वहां पर मैसूर के अंदर रेशम जो होती है ना, जो सहतूत के पेड़ के ऊपर जो रेशम के कीड़े लगते हैं, ठीक है, वो अपने में से रेशम का प्रोडक्शन करते हैं। उसके ऊपर जो है सेरिकल्चर इत्यादि से जुड़े हुए जो है रिसर्चेज यहाँ पर किए जाते हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन में हुई सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता प्राप्त की? आईसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस का पूरा नाम क्या होगा? इंडियन सिविल सर्विसेज। आईसीएस का पूरा नाम होगा इंडियन सिविल सर्विसेज,
ठीक है, इस परीक्षा के अंदर पास की। तो देखिए पहले क्या करना होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा जैसे आईएएस, आजकल तो आईएएस की परीक्षा आप जो है घर पे बैठे तो तैयारी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता रहता हूं, उत्कर्ष ऐप के ऊपर आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो। पहले अगर आपको आईसीएस, अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस बनना होता तो लंदन जाकर 1 साल तक पढ़ाई करनी होती, और जब आप लंदन जाकर 1 साल तक पढ़ाई करते उसके बाद ही जो है आप क्या कर सकते थे, आईसीएस का एग्जाम देकर उसको पास कर सकते थे, है ना। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखें तो जनरली भारतीयों के लिए वहां जाना भी पॉसिबल नहीं था। कुछ लोग जो जाते थे तो वह व्यवस्था के अंदर ढल नहीं पाते थे और सफल नहीं रहते थे। पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और इन्होंने 1863 में अंग्रेजों का गुरूर तोड़ा, घमंड तोड़ा इन्होंने, और ये लंदन गए। 1 साल तक पढ़ाई की इन्होंने, 1 साल तक ये वहां पर पढ़ते हैं, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, वहां पर आईसीएस की परीक्षा प्राप्त की थी। ओके, 1863 में। टॉपर लिस्ट में आने वाले पहले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। टॉपर लिस्ट में आने वाले पहले थे सुभाष चंद्र बोस। ओके, पहले टॉपर लिस्ट में आने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। केगा परमाणु केंद्र विद्युत ग्रह कहां पर स्थित है? तो देखिए 2000 में शुरू हुआ, 1990 से तो डेवलपमेंट शुरू हो गया था, 2000 में ये शुरू हुआ, और ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। केगा परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर स्थित है? केगा परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर स्थित हो जाएगा? कर्नाटक में स्थित हो जाएगा। तो सही उत्तर है इसमें, सही फैक्ट जो है वो है 2000 में शुरुआत कर्नाटक में। अगला, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? हु वाज द नॉर्मन बोरलॉग? जिन्होंने भारत में पूरे विश्व के अंदर जो है हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, मैक्सिको के अंदर की थी। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है कृषि व पर्यावरण में, कृषि व पर्यावरण में अनुसंधान हेतु, ये किस लिए दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है कृषि व पर्यावरण में अनुसंधान हेतु, ये पुरस्कार दिया जाता है। और पहली महिला जो थी, नाम था डॉक्टर अमृता पटेल। कौन थी पहली महिला? डॉक्टर अमृता पटेल। अमृता पटेल। 1992 के अंदर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 के अंदर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए एयर मार्शल, ये पोस्ट कौन सी होगी? एयर मार्शल। और ये जो थे वो थे सुब्रतो मुखर्जी। कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, एस मुखर्जी पूरा नाम था इनका, क्या? एस मुखर्जी। एयर चीफ मार्शल पूछा जाए तो 1971 युद्ध के दौरान जो एयर मार्शल थे वो थे अर्जन सिंह। ठीक है, एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह। जैसे फील्ड मार्शल युद्ध के अंदर अगर कोई सेनाध्यक्ष रहता तो उसे फील्ड मार्शल की उपाधि जो दी जाती है, वैसे ही वायुसेना के अंदर भी युद्ध के समय जो वायुसेना अध्यक्ष होते हैं उन्हें जो है कौन सी उपाधि दी जाती है? एयर चीफ मार्शल की उपाधि दी जाती है, और वो थे अर्जन सिंह। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो पहला परमाणु रिएक्टर 1956 में जवाहरलाल नेहरू के समय में अप्सरा, ठीक है, अप्सरा परमाणु रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर शुरू किया गया था। डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा जो बार्क इंस्टीट्यूट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में, वहीं पर जो है अप्सरा नामक परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया था। चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चंद्रकांता पुस्तक के लेखक देवकी नंदन खत्री। कौन हो जाएंगे? देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ओके माय डियर, ठीक है। तो यहां पर हमने जो है वो विभिन्न प्रकार के तथ्यों को देखा इस सीरीज के दौरान, ठीक है, ताकि आपकी छुट्टियों का सदुपयोग हो सके। ठीक है, छुट्टियों के अंदर भी आप पढ़ाई से जुड़े रहे, आप इन छुट्टियों के अंदर भी पढ़ाई से जुड़े रहें। ठीक है,
अंत के अंदर मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, अंतिम मौका है होली की इस महासेल का फायदा उठाने का। आईएएस, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सभी परीक्षाओं में सुपर टेट है, वीडियो है, एसएससी बैंक पीओ और क्लर्क है, नीट जेई है, ठीक है, स्कूली शिक्षा में भी क्लास 11 12 है, 6 to 12 है, ठीक है। आप ये सभी कोर्सेज स्वयं भी अगर आप लेना चाहे ले सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को अगर आप ये गिफ्ट करना चाहें तो भी जो है होली का यह सुनहरा जो है उपहार आप दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, यहीं पर जो है हमारा ये समाप्त होता है, ये सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। अगली कड़ी के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी के अंदर, ठीक है। और भी कोई सारे आपके लिए सीरीजेस लेकर आऊँगा। तो अब मुलाकात अगली कड़ी में, इस कड़ी में, अगली कड़ी में नहीं होगी, कक्षाओं के दौरान ही आपसे मुलाकात होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो छुट्टियाँ बीती है आपकी होली की, वो बहुत अच्छी बीती है। एकदम आपने फुल एंजॉय लिया, फुल इसका एंजॉय किया, पूरे अच्छे से आपने इसका मज़ा उठाया, लुत्फ़ उठाया। अब जो है पढ़ाई की तरफ बढ़ जाइए। तो मिलते हैं वो कक्षाओं के दौरान ही, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।